देखिए सबसे पहले तो ये बात समझ लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि कहीं भी यदि पहला पॉइंट में लिख रहे हैं कि यदि आपका रिजल्टेंट इक्वल टू लिखा हो वेक्टर p प्लस वेक्टर q, तो इसका मतलब आप सिंपल समझ लीजिए, इस रिजल्टेंट ये वेक्टर फॉर्म में है, इसका मैग्नीट्यूड लिखने का जो तरीका होगा हर हाल में वो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा होगा। बस इतना समझ लीजिए अच्छी तरह से। दूसरी बात, जो tan अल्फा होगा वो होगा q sin थीटा बाई p प्लस q cos थीटा होगा। इस तरह से हम जानबूझ के हम फार्मूला प्रूफ किए थे उस समय a प्लस b cos थीटा पर, लेकिन फार्मूला हम नोट में ऐसा इसलिए लिखा रहे हैं कि आप बात समझिए कि अगर ये बात बदल भी जाए तो कोई कष्ट नहीं होगा। देखिए इसमें अगला हेडिंग है ये तो एडिशन ऑफ वेक्टर था, अब है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, यानी वेक्टर लिखिए सीधा, है ना। तो सब्ट्रैक्शन ही यहाँ एडिशन है और एडिशन ही यहाँ सब्ट्रैक्शन है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। देखिए मैं एक ऐसे वेक्टर बना रहा हूँ और यहाँ से एक वेक्टर ऐसे बनाए, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। देख लीजिए ध्यान से, अब गौर से अगर देखिएगा, यहाँ पर बात समझने की कोशिश कीजिएगा आप, तो ये एंगल आपका थीटा था वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का। अब इसको क्या कीजिए आप 180 वेक्टर बी को 180 डिग्री से रिवर्स कर दीजिए। कितना से? 180 डिग्री से। तो इसको कहते हैं नेगेटिव वेक्टर। इसको क्या कहते हैं? नेगेटिव वेक्टर कहते हैं। यानी कि आप इसको अगर ऐसे उलट दिए हैं तो ये आपका माइनस ऑफ वेक्टर बी कहलाएगा। नेगेटिव वेक्टर अगर किसी को बनाना है तो उसको 180 डिग्री से रिवर्स कर दीजिए तो नेगेटिव वेक्टर बन जाता है। आदित्य इतना बात समझ में आ गया? बोलिए। यस सर। तो चलिए इतना बात समझ में आ गया तो देखिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो रिजल्ट होगा वो इधर जाएगा। ये रिजल्ट किसका होगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का रिजल्ट होगा। लेकिन अगर उधर वाले को भूल जाइए तो ये और ये माइनस ऑफ वेक्टर भी है, तो इधर जो रिजल्ट होगा वह रिजल्ट होगा आपका वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी होगा। ऐसा लिखाएगा ये, देख लीजिए ध्यान से। मतलब कि a प्लस बी का रिजल्ट इधर जाएगा तो a माइनस वेक्टर बी का रिजल्ट इधर जाएगा। और इसी को तो आप लिख सकते हैं वेक्टर a माइनस वेक्टर बी। तो देखिए ये सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर नहीं हो गया, यानी दैट इज सिमिलरली, उसी प्रकार से अगर लिखेंगे कि रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू, अगर कहीं वेक्टर a एंड माइनस वेक्टर बी लिखा हुआ है तो अब इसका डेरिवेशन नहीं, सिमिलरली उसी तरह से क्या लिखेंगे? रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर कीजिए तब प्लस हो जाएगा, और प्लस ट्वाइस ए माइनस बी और इनटू कॉस थीटा। यानी सिंपली अगर लिखिएगा तो एक ही बार में लिख दीजिए, क्या इतना नोटंकी करना है, यहाँ पर माइनस सीधा कर दीजिए। यानी कि अब देखिए ध्यान समझिए, अगर वेक्टर आर इक्वल टू पी प्लस क्यू है तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ये हुआ, और अगर ए माइनस बी है तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ये हो गया। इस बात को समझिए अच्छी तरह से। उसके बाद देखिएगा, फिर से नोट्स पॉइंट पर चलते हैं। तो यहाँ tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा? तब यहाँ पर आप अगर tan अल्फा देखते हैं तो क्या होगा? b साइन थीटा बाई a माइनस बी कॉस थीटा होगा। देख लीजिए ध्यान से, अच्छी तरह से बात को समझ लीजिए। तो यही बात होगा, इसको समझ लिए दोनों को। इतना बात अगर समझ में आ गया तो इसके आगे इससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए। बहुत आसान होगा, बहुत सिंपल होगा, ज्यादा कुछ नहीं होगा, आप समझने की केवल कोशिश कीजिए। नोट पॉइंट, तो नोट पॉइंट जो है पहला मैं दे रहा हूं उसका मतलब समझिएगा, एकदम पहला। देखिए अगर कहीं वेक्टर ए का मॉड रहे तो इसका मतलब सिर्फ ए होता है। दूसरा में, यदि कहीं वेक्टर ए का मॉड
वेक्टर ए का मॉड प्लस वेक्टर बी का मॉड अलग अलग रहे, मॉड लगा हुआ, तो इसका मतलब ए प्लस बी होता है। लेकिन अगर वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी का दोनों का एक साथ मॉड रहे, तो इसका मतलब होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा होता है। बात समझ लीजिए। अगर तीसरा पॉइंट में आते हैं तो वेक्टर ए का मॉड लगा देते हैं और माइनस ऑफ वेक्टर बी मॉड ऐसा अगर लगाते हैं अलग अलग, तो इसका मतलब ए माइनस बी होगा। और चौथा में अगर वेक्टर ए लिख करके माइनस साइन देने के बाद होल पर मॉड रहे, पूरा पर मॉड रहे, तो इसका मतलब होता है अंडर रूट ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है माइनस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा होता है। देख लीजिए, टर्म को समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई कष्ट है तो बोलिए, टर्म को समझिए, टर्म में दम है, उसको समझने की कोशिश कीजिए, तो कष्ट बिल्कुल नहीं होगा। देख लीजिए, कोई भी अगर क्लियर नहीं है तो बात को समझने की कोशिश कीजिए एकदम, हर हाल में। बहुत बड़ा कष्ट नहीं है, अगर समझने की कोशिश करेंगे तो क्लियरली आपको बात समझ में आ जाएगा। और देखिए ध्यान से समझिएगा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रेंज ऑफ रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर क्या होगा, चाहे कोई भी हो। तो रेंज ऑफ रिजल्टेंट ऑफ जो वेक्टर होगा यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, रेंज ऑफ रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, यानी रेंज ऑफ रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर आर का जो रेंज होगा वो कभी भी ए प्लस बी से ज्यादा नहीं होगा और ए माइनस बी के मॉड से कम नहीं होगा। रेंज कहने का मतलब, अब याद कीजिए, आप ऐसा एडिशन सीख रहे हैं, इस तरह का जोड़ सीख रहे हैं कि 2 और प्लस 3 5 ही नहीं होगा। अगर 2 और 3 को ऐड करना है तो 2 और 3 का वैल्यू ऐड करने के बाद 1 भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 3.5 भी हो सकता है, मैक्सिमम 5 हो सकता है। यानी ये एडिशन का जो रूल है वो आपका एंगल पर डिपेंड करेगा। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए अच्छे से, तब समझ में आएगा बात। इतना समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो है बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से क्या है जो है ना, यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई डाउट है तो बोलिए, अगर किन्हीं को भी कोई डाउट है तो बोलिए। अगर लगता हो कहीं कंफ्यूजन है, कुछ समझने में कष्ट, क्योंकि अब क्वेश्चन बनाने की बारी आपकी होगी। देख लीजिए ध्यान से, जो क्वेश्चन भेजे हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 6 जो है आप लोग को बनाना है, 6 नंबर प्रॉब्लम अभी बनाना है आप लोग को। जो पीडीएफ से भेजे हैं उसका 6 नंबर क्वेश्चन प्रैक्टिस अपने से कर लेना। तो आपका क्वेश्चन है जो अभी पॉइंट लिखाया था उस पर आधारित क्वेश्चन है। वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू का मॉड जो है वेक्टर पी माइनस वेक्टर क्यू का मॉड है। फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर पी एंड क्यू। तो आपको सिर्फ यहाँ पर क्या सोचना था उसको समझिए। आपको जो सोचना है सिर्फ इस पर और इस पर सोचना है। आपको पता है कि इस पूरे का मॉड का मतलब ये होता है अंडर रूट, क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। जो क्वेश्चन में उसको करते चलिए। इसका मतलब क्या होगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq कॉस थीटा होगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा तो आपका रूट गायब हो जाएगा। और रूट गायब होने के बाद आपका पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर गायब हो जाएगा। यानी कि तब बचेगा आपका 2pq cos थीटा इक्वल टू माइनस 2pq cos थीटा। देख लीजिए ध्यान से, है ना। इसको अब इधर लाइए क्योंकि प्लस माइनस में सब था, तो आपका आ जाएगा 4pq cos थीटा इक्वल टू 0।
तो cos थीटा इक्वल टू आ जाएगा 0/4 PQ यानी कि 0। इसलिए थीटा इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री होगा। इस बात को समझ लीजिए अच्छे से, देख लीजिए थीटा इक्वल टू क्या आ गया आपका 90 डिग्री आ गया है। कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए, नहीं तो फिर आगे बढ़िए। नो सर। तो अब जो क्वेश्चन है डिस्कशन करेंगे आपका 7, 8, 9, 10 ये सब क्वेश्चन का तुरंत डिस्कशन करेंगे 2-3 मिनट के बाद। तब तक सारा क्वेश्चन पढ़िए और तब हम उसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, वो सबका सॉल्यूशन देखेंगे। पहले आप क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। कौन सा? देखिए आपका क्वेश्चन है इस प्रकार से, कुछ कुछ क्वेश्चन है जो नॉलेजफुल है, आपके लाइफ में हमेशा इसका यूज होने वाला है, बस सोच लीजिए। कहता है कैन द रिजल्टेंट ऑफ 3 अनइक्वल वेक्टर बी इक्वल टू 0। कहता है कि क्या 3 अनइक्वल वेक्टर का रिजल्ट 0 हो सकता है। मतलब कि आपका क्वेश्चन से ज्यादा आपको सिंपली बात समझना है, कंडीशन लगाना है कब रिजल्टेंट 0 होगा, रिजल्टेंट 0 होने का कंडीशन क्या क्या है। तो सिंपल लाइफ में आप सोचिए कि 3 अनइक्वल वेक्टर का रिजल्ट 0 कब होगा। मतलब 3 आदमी हैं, अलग अलग ताकत का है। तो ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए कि पहला आदमी का ताकत जो है F1 वो 5 न्यूटन के बराबर है, दूसरे आदमी का ताकत जो है आपका 7 न्यूटन के बराबर है, और तीसरे आदमी का जो ताकत है वो 15 न्यूटन के बराबर है। कहता है तीनों मिलकर के एक ही ऑब्जेक्ट पर वर्क किया, एक ही ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया, तो क्या रिजल्ट 0 हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है। आप सोच लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए बात को, क्वेश्चन में क्या कर रहा है उसको समझिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 अनइक्वल फोर्स है, क्या उसका रिजल्ट 0 हो सकता है, ये पूछा है। तो आंसर होगा मे बी, 0 हो भी सकता है, 0 नहीं भी हो सकता है। ऐसा क्यों, अब यहाँ पर गौर से समझिएगा आप। यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है, 0 कब होगा। आप सिंपल लाइफ में आप सोच लीजिए कि 3 आदमी घर में हैं, तीनों अलग अलग ताकत के हैं और कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो रिजल्ट 0 हो सकता है कब, जब 2 छोटा आदमी जिसकी ताकत कम है, यदि वह दोनों मिल करके जो तीसरा बड़ा है ना उसके ताकत के इक्वल हो जाए कम से कम, तो रिजल्ट 0 हो सकता है। यानी कि 2 छोटा मिल करके अगर बड़े को पकड़ ले तब रिजल्ट 0 हो सकता है। लेकिन आप बताइए 2 छोटा मिलकर के 7, 5, 12 न्यूटन मैक्सिमम ताकत लगा सकता है, लेकिन इसकी ताकत कितना है 15, तो रिजल्ट कभी 0 होगा, नहीं हो सकता है। इस कंडीशन में 0 नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि 2 छोटा मिलकर के भी उस बड़े को मुकाबला नहीं कर सकता है, क्योंकि बड़ा का ताकत है जो दोनों के ताकत के सम से ज्यादा है, यानी वो दोनों एक साथ भी हो जाएगा तो तीसरा जो है दोनों को पकड़ के घसीटते लेके चला जाएगा। लेकिन यदि अगर आपका ये यही रहता, F1 वही 5 न्यूटन रहे, F2 वही 7 न्यूटन रहे और F3 रह जाए आपका 10 न्यूटन, अब देखिए ये दोनों छोटा मिलकर के इसको पकड़ लेगा, जाने नहीं देगा, यानी रिजल्ट 0 हो सकता है। यानी 3 अनइक्वल फोर्स का रिजल्ट 0 कब हो सकता है, जब 2 स्मॉलर फोर्स के मैग्नीट्यूड का सम कम से कम तीसरे के बराबर हो या उससे ज्यादा हो, तो रिजल्ट 0 हो सकता है। तो आंसर क्या होगा, मे बी आंसर 0 हो सकता है लेकिन कम, यानी मे बी। और एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे रिजल्टेंट ऑफ 3 अनइक्वल फोर्स is 0 when sum
of magnitude of two or smaller force must be equal or greater than थर्ड फोर्स। मतलब समझ लीजिए, यानी कंसेप्ट जो है उस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा तो आपको कोई कष्ट बिल्कुल नहीं होगा। बस समझ लीजिए, बात ध्यान से समझ लीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। जो हम बिल्कुल इजी वे में कहना चाह रहे हैं कि तीन अनइक्वल फोर्स का रिजल्ट जीरो तभी होगा जब दो छोटे फोर्स का जो मैग्नीट्यूड का सम है कम से कम उसके इक्वल या ज्यादा होना चाहिए थर्ड फोर्स से। तो कोई परेशानी है तो इसमें बतलाइए। देख लीजिए, अगर अब किन्हीं को कोई कंफ्यूजन है तो हमसे डिस्कशन कर सकते हैं। तो चलिए, अब जो है, कैन द रिजल्टेंट ऑफ टू अनइक्वल फोर्स बी इक्वल टू जीरो, कहता है कैन द रिजल्टेंट, क्वेश्चन है आपका, कैन द रिजल्टेंट ऑफ टू unequal force, can the resultant of two unequal force is zero, यानी दो अनइक्वल फोर्स का रिजल्ट क्या जीरो हो सकता है? तो नेवर, कभी नहीं जीरो हो सकता है। हम आपसे ज्यादा ताकतवर हैं तो आपसे लड़ाई हम जीत जाएंगे, हर हाल में छोड़ेंगे नहीं, आपसे जीत जाएंगे। तो दो फोर्स के चलते अगर रिजल्ट जीरो होना है, दो वेक्टर का सम अगर जीरो रिजल्ट होना है, तो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड हर हाल में इक्वल होना चाहिए और डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। दो में कंडीशन अलग है, तो याद कीजिए, सोचिए। अब यहां पर दो का जोड़ जीरो भी हो सकता है, बहुत वेरिएबिलिटी है डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर, तो इसीलिए अलग तरह का एडिशन सीख रहे हैं। और हम बोले थे पहले ही, यहाँ जोड़ जो है एडिशन सीख रहे हैं 11th क्लास में, बिल्कुल डिफरेंट टाइप, क्योंकि इसके हेल्प से हम लोग फिजिक्स में एडिशन करेंगे, और दूसरी जगह नहीं, फिजिक्स में। तो यानी कहने का मतलब है कि दो अनइक्वल फोर्स का रिजल्ट जीरो कभी नहीं हो सकता है ना? दो अनइक्वल फोर्स का रिजल्ट कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, आंसर नेवर, है ना? यानी कि कभी भी रिजल्ट जीरो नहीं हो सकता है, एट एनी कंडीशन रिजल्ट जीरो नहीं हो सकता है। बात समझ में आ गया वो हम क्या कहना चाह रहे हैं? जो देख लिए ध्यान से, तो दो वेक्टर का रिजल्ट जीरो होने के लिए क्या होना चाहिए? हर हाल में आपको दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल और अपोजिट होना चाहिए एट एनी कंडीशन, तभी आपका रिजल्ट जीरो हो सकता है। इतना बात आप समझ लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है? देखिए, अब आगे देखिए, यहाँ पर बात समझने की कोशिश कीजिएगा। आप कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना? देखिए, कुछ पॉइंट्स है जिसको समझना बहुत जरूरी है। वो पॉइंट्स क्या है? देखिए, यदि आप बात समझने की कोशिश करेंगे तो कष्ट बिल्कुल नहीं होगा। देखिए, सबसे पहला पॉइंट्स ये ध्यान देना है कि यहाँ कुछ बात जो अभी लिखवाएंगे वो हमेशा आगे के एग्जाम में बहुत ही यूजफुल है, डायरेक्ट आएगा, बस इतना ही सोच लीजिए, डायरेक्ट यूज होगा वहां पर, इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। तो जैसा कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन के रूप में हम दे रहे हैं, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर इज सेम एंड inclined at angle फर्स्ट में थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, सेकेंड में
थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, थर्ड में थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, फोर्थ में थीटा इक्वल टू 120 डिग्री और फिफ्थ में थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। देन फाइंड magnitude of resultant in each case. Then find magnitude of resultant, magnitude of resultant of each case. हर एक केस का निकालना है। तो बात समझ लीजिए अच्छी तरह से कैसे क्वेश्चन ये बनेगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपसे तुरंत बन जाएगा, लेकिन मैं एक बना देता हूं। जैसे पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना रहेगा तो क्या सोचेंगे, दो वेक्टर है तो रिजल्टेंट का जो तो फॉर्मूला होता है वो तो आपका यही होता है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। फॉर्मूला हर जगह यही लागू होगा आपका। कहता है दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड का है, तो सेम मैग्नीट्यूड का है इसका मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। अब वैल्यू पुट कर दिए यहाँ पर, तो रिजल्टेंट इक्वल टू आप लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर ट्वाइस ए इंटू ए और cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री 1 होता है, तो 2 एक 3 एक 4 गुना भाग कीजिएगा तो ट्वाइस से आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, डेली लाइफ में समझिए, एग्जाम्पल के तहत डेली लाइफ में समझिए। अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है और आप दो मिल करके इस ऑब्जेक्ट को एक ही तरफ से धक्का दे रहे हैं, एक ही तरफ से धक्का दे रहे हैं, और दोनों की ताकत अगर F और F है, तो आपका रिजल्ट जो इधर होगा वो दुगना हो जाएगा 2F। देख ली ध्यान से, यानी दुगना हो जाएगा। यानी दो वेक्टर को पैरेलली सम कीजिएगा तो दोनों को जोड़ करके सीधा रिजल्ट आ जाएगा। सेकंड केस भी बनाते हैं, देखिएगा ध्यान से। सेकंड केस में और रिजल्टेंट भी उसी के तरफ। सेकंड केस में थीटा जो था आपका 60 डिग्री है, थीटा क्या है 60 डिग्री है, तो रिजल्टेंट जब लिखने चलिएगा तो आप क्या लिखिएगा, ए स्क्वायर ट्वाइस ए cos 60 डिग्री। देखिए cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो ये 2 कट जाएगा। cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, तो 2 और 2 कट जाएगा, तो ए स्क्वायर आर बराबर आएगा अंडर रूट 3a स्क्वायर, और इसी को अगर बाहर करिएगा तो रूट अंडर 3 टाइम्स ऑफ ए होगा। इसका मीनिंग समझने की अब कोशिश कीजिए, जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी अगर यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, उस पर आप एक ताकत इधर लगा रहे हैं एफ फोर्स से, और आपके भाई जो है वो भी एक फोर्स लगा रहे हैं इधर एफ ताकत से, लेकिन दोनों की जो, देखिए यहाँ वेक्टर नहीं लगाए हैं, यहाँ मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है। दो वेक्टर है लेकिन अलग डायरेक्शन में, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और ये 60 डिग्री पर है। तो यहाँ पर ये निकल के आया कि रिजल्ट जो होगा एकदम इसके बीचों बीच होगा, और रिजल्ट जो होगा √3f होगा। ये निकल के आया आंसर, मतलब रिजल्टेंट क्या होगा आपका √3f होगा, ये निकल के आया है। बात समझने की कोशिश कीजिए, यानी रिजल्टेंट जो आया है आपका, ये रिजल्टेंट वो √3f आया है। इस रिजल्टेंट की मैं बात कर रहा हूँ, रिजल्टेंट जो आया √3 और f आ गया है, इस बात को समझिए। हम ये बताना चाह रहे हैं आपको, यानी कि आपको उसी तरह से सबका सॉल्यूशन करना है, लेकिन मैं आंसर पहले लिख देता हूं, घर पर आप सॉल्यूशन अच्छा से करेंगे। थर्ड नंबर में देखिए क्या है, दो वेक्टर 90 डिग्री पर है, तो 90 डिग्री पर अगर दो वेक्टर है और दोनों का मैग्नीट्यूड यदि सेम है, तो रिजल्टेंट जो है एकदम बीचों बीच जाएगा जब सेम रहता है तो, और वह रिजल्टेंट होगा √2 टाइम ऑफ f होगा। याद कर लीजिए ध्यान से, यानी ये सब चीजें लर्न होना चाहिए कि दो वेक्टर, अगर कोई वेक्टर 90 डिग्री पर हो और अगर उसका मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट हर हाल में √2 टाइम्स ऑफ f होगा। इसको लर्न करने से आगे के फीस में बहुत फायदा होगा, बस इतना ही सोच लीजिए। फिर आइए फोर्थ नंबर में, दो वेक्टर है
क्या है आपका, दो वेक्टर है, देख लीजिए ध्यान से, आपका दो वेक्टर है, दोनों वेक्टर के बीच का जो मैग्नीट्यूड है ना वो एफ ही है, लेकिन एंगल जो है ये 120 डिग्री है। कितना है आपका, 120 डिग्री है। देख लीजिए ध्यान से, अगर दो वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों के बीच का एंगल अगर 120 डिग्री है, तो रिजल्टेंट जो होगा वो हर हाल में आपका आर इक्वल टू जो होगा आपका क्या होगा, एफ हो जाएगा। यानी सेम रह जाएगा। आप कैलकुलेशन इसी तरह से करके देखेंगे तो आपका आंसर वही आएगा, लेकिन डायरेक्ट आपको लर्न करना है, बस इतना ही सोच लीजिए। आप सिंपल ये सब एक्सपेरिमेंट घर में बहुत बार कर चुके हैं। कहिए कैसे, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट एक रख दें, आप उसको एक इधर रस्सी से बांध दीजिए और एक कोई इधर रस्सी से बांध दे, और दोनों एक साथ फोर्स लगाइएगा तो ऑब्जेक्ट ना उधर जाएगा ना इधर आएगा, ये क्या जाएगा, उसको बीच में चला जाएगा। इस बात को आप समझते होंगे अच्छी तरह से। यानी कहने का मतलब वही हुआ कि आपको ये लर्न करना है। और अगला जो है 5 नंबर में 180 डिग्री पर है, तो ये तो बात आपको पहले से पता है। क्या पता है कि अगर दो वेक्टर है, दोनों के बीच का अगर एंगल 180 डिग्री है और दोनों का मैग्नीट्यूड यदि सेम है, तो रिजल्टेंट जो है आपका जीरो हो जाएगा। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बताइए किन्हीं को इन सभी में अगर कोई कष्ट है तो हमको बोलिए, हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, जल्दी से बताइए अगर कोई कष्ट है तो। ये फर्स्ट इन का एक बार सभी, फिर से प्रूफ कर दीजिएगा। क्या चीज का, फर्स्ट का। फर्स्ट का तो प्रूफ किए हुए हैं, देख लीजिए। क्या है आपका, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री था, पहले ही देख लीजिए। तो cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो cos 0 का वैल्यू अगर 1 हो गया तो 2a स्क्वायर हो गया, उसमें a स्क्वायर जोड़िएगा तो 3a स्क्वायर हो जाएगा, और फिर a स्क्वायर जोड़िएगा तब 4a स्क्वायर हो जाएगा, और उसको जब रूट से बाहर कीजिएगा तब 2a हो जाएगा, यानी दुगना हो जाएगा। दो इक्वल, आप सोचिए ना, आपकी जितनी ताकत है उतनी ही ताकत मेरी हो, और एक ऑब्जेक्ट पर दोनों मिल करके अगर धक्का लगा दें तो क्या होगा, उस पर दुगना फोर्स लग जाएगा। नहीं लगेगा? ये तो सिंपल सोचने की बात है। घर में डेली हम लोग ऐसा यूज करते हैं कि नहीं यूज करते, आप खुद बोलिए, देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए बात को अच्छी तरह से। तो समझ में आ गया वो फर्स्ट नंबर, बोलिए। ये और कोई अगर डाउट है तो फिर से बोलिए, टेंशन नहीं लेना है, सोच लीजिए। अगर कोई कष्ट है तो हमको बतलाइए, वाले हैं तुरंत, है ना। इससे भी ज्यादा अच्छा चीज उसको देखिए, समझिएगा। अगर कहीं पे आपका दिया रहे कि वेक्टर ए इक्वल टू जो है, या ऐसा लिख रहे हैं वेक्टर पी इक्वल टू जो है आपका, चलिए यही लिख देते हैं, वेक्टर ए इक्वल टू जो है आपका ए आई है प्लस बीजे है। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है कि क्या हो, अगर ए आई प्लस बीजे है तो मैग्नीट्यूड निकालना है क्या होगा। तो देखिए, इसको कोऑर्डिनेट पहले मैथ से बना के दिखाते हैं। मेथड फर्स्ट में मैथ से बना के दिखाते हैं। तो सबसे पहले इसका रिप्रेजेंटेशन कीजिए, और आपको पता है कि अगर x है ये y है, तो x के तरफ मैग्नीट्यूड कितना लेना है, a लेना है, यानी इधर का बात आपको a लेना है मैग्नीट्यूड में। फिर कहता है बीजे, जे का मतलब बाई एक्सिस, तो बाई एक्सिस के लॉन्ग कितना जाना है आपका, b जाना है। इसका मतलब वेक्टर a का जो रिप्रेजेंटेशन होगा आपका इस तरह से होगा। बात समझ लीजिए, यहाँ पर है जो आपका वेक्टर ए इस तरह से प्रेजेंट है, और आपका जो है ए मैग्नीट्यूड इधर है, और ये जो मैग्नीट्यूड है आपका क्या है, आपका बी है। इतना बात समझ में आ गया होगा, देखिए ध्यान से। इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका यही है। देखिए पीछे पर डे रिवीजन होना चाहिए, बस इतना सोच लीजिए, उसके बिना काम नहीं चलेगा। अब ये जब रिप्रेजेंटेशन है तो इसका एंगल जो है आपका क्या है, ये अल्फा है। क्या है इसका एंगल, आपका अल्फा है, मान लीजिए। अब जरा गौर कीजिए, ध्यान से समझिएगा। पाइथागोरस थ्योरम आप लोग को आता है? अगर आता है तो बात समझ लीजिए, ये हाइपोटेनस है, इसका स्क्वायर इक्वल टू होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। यानी कि आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए जब लिखिएगा
तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं आएगा। देख लीजिए ध्यान से, कहा मैथ से बनाए हैं, ये पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है तो पाइथागोरस थ्योरम लग गया। और राइट एंगल ट्रायंगल में एक बात और समझ लिए यहाँ से, tan अल्फा का जो फॉर्मूला होगा, tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो ये भी फॉर्मूला आ गया, tan अल्फा इक्वल टू बी बाई ए आ गया। बताइए इसमें कोई कष्ट है आप लोग को तो बोलिए। देख लीजिए ध्यान से, समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ज्यादा कष्ट नहीं होगा, बस इन्हें सोच लीजिए। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं सेकंड मेथड में, आने की बहुत तरह से आप इसको सोच सकते हैं, सब एक ही है, मिक्स है सब एक दूसरे से, बस इतना सोच लीजिए। आप क्या कीजिए, एक रेक्टेंगल बना दीजिए ऐसे, और यह जो है आपका ए है और यह जो है आपका बी है। देख लीजिए ध्यान से, और देखिए ये जो है आपका एक्स के लॉन्ग है और ये है जो आपका वाई के लॉन्ग है, ऐसा आप मान सकते हैं। तो अगर आप इसको डायगोनल में यहां से यहां तक मिला देते हैं तो ये आपका ये रिजल्टेंट वेक्टर का काम करेगा, यानी यही वेक्टर ए का काम करेगा। आपको देख लिए ध्यान से, और जब ये काम करेगा तो याद कीजिए, रेक्टेंगल के डायगोनल का फॉर्मूला हम लोग 6-7 में पढ़ते हैं, 5-6-7 में पढ़ते हैं। तो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल जो होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ऐसा आप बहुत पहले पढ़ चुके हैं कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। इतना पढ़े हैं कि नहीं, आप खुद बोलिए। तो यह भी आपका एक मेथड हो गया, यानी आप सोचिए वेक्टर का मेथड सारा मिक्स है। अब आप थर्ड केस में आइए, थर्ड मेथड में जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, थर्ड मेथड में वेक्टर मेथड। क्या, वेक्टर मेथड, उससे भी यही आंसर आएगा। आपको दिया हुआ है कि वेक्टर ए बराबर आपका ए आई प्लस बी जे। आप लिखेंगे नहीं, मन में मान लीजिए, मन में मतलब अपने दिमाग में सोच लीजिए कि यदि ये रिजल्टेंट है और यदि ये P है और यदि अरे ये Q है, तो रिजल्टेंट वेक्टर बराबर अगर P प्लस Q होता है तो मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका क्या होता है। तो इसका मैग्नीट्यूड यानी R इक्वल टू लिखते हैं, तो हम A इक्वल टू लिख रहे हैं डायरेक्ट। फॉर्मूला ये होता है कि P का स्क्वायर होता है तो उसके बदले मैग्नीट्यूड यहाँ A है, फिर Q का स्क्वायर होता है उसके बदले मैग्नीट्यूड B है, और प्लस ट्वाइस AB है। देख लीजिए ध्यान से, और कॉस थीटा है। आदित्य आप बताइए, ध्यान से सुन करके बताइएगा, ए और बी के बीच का एंगल कितना है। देख लीजिए बोर्ड पर लिखा हुआ है, ए और बी के बीच का एंगल क्या है, ये बताइए जल्दी से, जल्दी से बोलिए, फास्ट में एकदम। देख लीजिए ध्यान से, आपको कोई कष्ट नहीं हुआ होगा। चलिए स्वीटी आप बताइए। 90 डिग्री। 90 डिग्री, क्योंकि आई और जे में एंगल 90 डिग्री होता है। याद कीजिए, आई जे में एंगल 90 डिग्री, आई के में एंगल 90 डिग्री, और आपका जे के में एंगल 90 डिग्री। यानी हम पहले बता चुके हैं कि हमेशा एक्स वाई जो है 90 डिग्री पर जाता है और जेड भी रहता है, तो तीनों एक दूसरे पे 90 डिग्री पर ही रहता है हर हाल में, ये बदलने वाला नहीं है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, यानी यहाँ 90 डिग्री होगा और cos 90 जीरो होता है तो ये पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा। इस बात को समझिए, जब ये पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा तो आपके पास फिर से वही मैग्नीट्यूड आ गया जो आप 6 क्लास में पढ़े थे, आप 7 क्लास में पढ़े थे। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। आदित्य आप समझ में आ गया बात, बोलिए जल्दी से। यस सर। tan अल्फा का फॉर्मूला बोलिए, क्या याद किए हैं जो, बताइए। आज भी हम लिखे हैं शुरुआत में परपेंडिकुलर बाय बेस। ना ना वो नहीं, वेक्टर वाला बताइए, वेक्टर वाला, वेक्टर में जो बताए हैं। बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी साइन थीटा। वेरी गुड, बी साइन थीटा। हाँ, तब बी साइन थीटा आने के लिखेंगे बी साइन 90 डिग्री, क्योंकि थीटा 90 डिग्री अभी निकाले हैं। ए प्लस बी कॉस 90 डिग्री, देख लीजिए ध्यान से, तो कॉस 90 जीरो हो गया, साइन 90 1 हो गया, तो tan अल्फा का जो फॉर्मूला बचा वो बी बाई ए हो गया। इस बात को आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से, देख लीजिए कि क्या करना है। देखिए अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा
तो आपका कोई कष्ट नहीं होगा, बिल्कुल कष्ट नहीं होगा। इस बात को आप समझ लीजिए, अच्छी तरह से देख लीजिए, गौर से समझने की कोशिश कीजिए। तो देखिए, ये आपको मैं पूछूंगा कैसे, कोई एग्जाम में आएगा कैसे, अगर कोई पूछ दे कि वेक्टर ए बराबर है ए आई प्लस बीजे, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो ये बोलना है। tan अल्फा क्या होगा, बी बाई ए और विथ एक्स एक्सिस। अगर इसको इलैबोरेट करके लिखिएगा तो अल्फा बराबर इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स बी बाई ए विथ एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल निकाला हुआ, बाई एक्सिस के साथ नहीं है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये किसके साथ है, एक्स एक्सिस के साथ है। तो सर इसका क्वेश्चन कैसा हो सकता है, तो क्वेश्चन तो बहुत तरह का होगा, जो 12 तक हम लोग पढ़ते रहेंगे, ऐसा नहीं कि यहीं तक होगा, हम लोग 12 तक पढ़ते रहेंगे इस तरह के क्वेश्चन को। तो कहिए सर अभी क्वेश्चन कैसा बनाएंगे, तो अभी तुरंत क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग बनाना शुरुआत कीजिए फटाफट एकदम तेजी से। दिया हुआ है क्वेश्चन में, इफ मैग्नीट्यूड इफ वेक्टर P इक्वल टू जो है आपका 3i प्लस 4j है, एंड वेक्टर Q बराबर जो है 4i माइनस 3j है, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन find magnitude and direction of resultant of फर्स्ट में वेक्टर P, सेकंड में वेक्टर Q, थर्ड में वेक्टर P प्लस वेक्टर Q, फोर्थ में वेक्टर P माइनस वेक्टर Q, और फिफ्थ में वेक्टर Q माइनस वेक्टर P। इतना सारा क्वेश्चन जो है अभी का अभी आप लोग को तुरंत बना करके हमारे व्हाट्सएप पर भेजिए, और मैं तुरंत चेक करूंगा, फिर डिस्कशन करूंगा। इस बात को समझिए अच्छी तरह से, जल्दी से एकदम फास्ट में। ऐसे आप लोग से भी बन गया होगा, है ना। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो कैसे बनाना है, बात क्लियर है, जो समझ लीजिए अच्छी तरह से, है ना। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। देखिए अगर पहला क्वेश्चन की बात करते हैं तो वेक्टर P बराबर दिया हुआ है 3i प्लस 4j, और अभी अभी पढ़े कि अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखना हो तो अगर i j के फॉर्म में हो तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करते हैं, तो आपको पता हो गया होगा, ये हो गया 9 प्लस 16 25, यानी 5 आ जाएगा। tan अल्फा निकालना पड़ेगा आपको, tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा आपका, आपको पता था b बाई ए, लेकिन वैसे मत याद कीजिएगा, j के पहले का जो मैग्नीट्यूड है वो देख लीजिए ध्यान से, j के पहले का जो मैग्नीट्यूड है यानी 4/3, तो अल्फा इक्वल टू होगा tan इनवर्स 4/3। देख लीजिए ध्यान से, विथ एक्स एक्सिस के साथ है, मतलब कि वेक्टर P का जो मैग्नीट्यूड है वो 5 है, और एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो एंगल जो है आपका 4/3 है। इसको एंगल को आप निकाल सकते हैं, नहीं भी निकाल सकते हैं, ऐसा भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि tan का वैल्यू 4/3 जो होता है 53 डिग्री के लिए होता है। आप वैसा लिख भी सकते हैं, लेकिन नहीं भी लिख सकते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह से आप Q का भी निकाल लीजिएगा, ये सेकेंड नंबर। थर्ड नंबर की बात हम करते हैं यार। देखिए अगर वेक्टर P प्लस वेक्टर Q का मैग्नीट्यूड लिखना हो तो सबसे पहले वेक्टर P इक्वल टू जो है 3i प्लस 4j उसको लिख लीजिएगा, फिर वेक्टर Q इक्वल टू जो है आपका 4i माइनस 3j ऐसे लिख लीजिएगा। पहले वेक्टर का ही नहीं कि P का जो सम आया रिजल्टेंट और Q का रिजल्टेंट, उसका रिजल्टेंट जोड़ दीजिएगा, वो नहीं जुड़ेगा, आपको पहले वेक्टर में ऐड करना है। तो यानी वेक्टर P प्लस वेक्टर Q आप ऐसा लिखिएगा इसको ऐड करते समय, तो ऐड कीजिएगा तो जात भाई को एक साथ ऐड किया जाता है, याद कीजिए, जात भाई समझते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एक जात को एक साथ, यानी कि I को I के साथ और J को J के साथ, तब 437i हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा प्लस J, क्या हो जाएगा प्लस J। देख लीजिए ध्यान से, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो P प्लस Q का मॉड लगाइएगा ऐसे मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, तब इसका मैग्नीट्यूड निकलेगा। और अंडर रूट लिखिएगा 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर,
49 एक 50 हो जाएगा अंडर रूट, यानी कि आप समझ सकते हैं ये जो वैल्यू आ जाएगा आपका क्या होगा 5 √2 यूनिट हो जाएगा। देखिए ध्यान से। और tan अल्फा यानी अल्फा इक्वल टू लिखिएगा tan इनवर्स डायरेक्ट लिख दीजिए। क्या बी का मैग्नीट्यूड यानी जे का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड आपका 1 आया है यानी 1/7 विथ एक्स एक्सिस। क्या एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया है। देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से कैसे बनेगा। 4th नंबर क्वेश्चन या 5 नंबर में से कोई एक बता देते हैं, 4 ही बता देते हैं। तो अगर वेक्टर p माइनस वेक्टर q है तो वेक्टर p बराबर पहले लिखिए 3i है और प्लस 4j है, और वेक्टर q इक्वल टू जो है यहाँ पर क्या है आपका 4i माइनस 3j है। अब इसको माइनस करना है, तो वेक्टर p माइनस वेक्टर q अगर करना है तो ऐसे कीजिएगा, और आपको साइन कन्वेंशन बदल जाता है, बात ध्यान दीजिए, यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन कन्वेंशन बदल जाता है। यानी कि आप समझ लीजिए यहाँ पर हो जाएगा -i हो जाएगा और +7j हो जाएगा। देख लिए ध्यान से कैसे गुना भाग किया, यानी कि पहले जो अलजेब्रा 6 7 में पढ़ते थे उसका भी यूज करना है। देख लिए ध्यान से। अब इसका मोड अगर लगाइएगा वेक्टर p माइनस वेक्टर q का मोड, तब जब लगा दीजिएगा तब यहाँ क्या लिखाएगा -1 का स्क्वायर और +7 का स्क्वायर, इसका भी अंडर रूट 50 ही आएगा। इस बात को समझ लीजिए, यानी इसका भी मैग्नीट्यूड आ जाएगा 5√2 होगा। लेकिन अल्फा जो होगा वो tan इनवर्स होगा कितना j का मैग्नीट्यूड यानी 7 बाई -1, तो 1 ऊपर और माइनस यानी कि विथ एक्स एक्सिस। आदित्य समझ में आ गया, देख लीजिए। यस सर। स्वीटी समझ में आ गया। यस सर। तो यहाँ तक आपका जो है आज का टॉपिक है। यहाँ देखिए, यहाँ तक सब लोग अच्छे से कॉपी बना करके मेरे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, तब अगले क्लास में, और अब जो क्वेश्चन जो भेजे हैं ना आज, उसमें जो बचा हुआ है उसको भी बना लेना है। तो अगले क्लास में इससे भी अच्छा एडिशन पढ़ाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट अभी चीज बाकी है इसमें, तो इसको ध्यान से देखिए। अभी एडिशन ही चलेगा 1-2 क्लास, उसके बाद ही आपका क्या हो सकता है आगे फिर मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे। आप देखिए पर डे रिवीजन करना है सभी लोगों को। अगले क्लास से पर डे पहले पूछेंगे, यानी अगले क्लास में हम पूछेंगे ऐसे आपसे डायरेक्टली पूछेंगे कि अगर वेक्टर a बराबर है 2i + 3j तो मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो तुरंत मन में गुना भाग कर लेना है कि √2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर यानी √13 होगा। ऐसे बताना है डायरेक्ट एकदम। इतना पढ़िए नहीं कि सब लोग बेहोश हो जाए। समझ लीजिए बात को। तो आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं, है ना। फिर अगले क्लास में देखते हैं कि क्या होगा, यानी परसों अगला क्लास होगा।